हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है अरस्तु। प्लेटो के बहुत सारे सिद्धांत थे, उसमें से हमने मुख्य मुख्य सिद्धांत जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वता रखते हैं उन्हें हम लोग पढ़ चुके हैं। और जब हमने न्याय सिद्धांत पढ़ा, शिक्षा सिद्धांत पढ़ा या साम्यवाद पढ़ा, तो यही प्लेटो के वो सिद्धांत है जिनमें से छोटे और बड़े प्रश्न अधिकांशतः बनते हैं। पिछले 20-30 सालों के रिकॉर्ड में इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। तो आप ये अच्छे से तैयार कर लें और बाकी जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आप अलग से तैयार करें। आज हम प्लेटो के शिष्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो नया अध्याय के रूप में है और उसका नाम है अरस्तु। कि जैसे हमको मालूम है कि प्लेटो बहुत ही बड़ा दार्शनिक था और दार्शनिक होने की वजह से वो कहीं ना कहीं काल्पनिक हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके विचारों में व्यवहारिकता से दूरी नजर आती है। ऐसा हमें महसूस होता है उसके विचारों से। ऐसा ही विचार अरस्तु के भी थे। अरस्तु भी अवश्य शिष्य था प्लेटो का, लेकिन उसके विचारों में प्लेटो के ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता भी थी। तो उसी वैज्ञानिकता होने की वजह से अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे, लेकिन अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है कि वो विज्ञान से, तर्क से हर सिद्धांत को पहले तर्क से तोलता था, तर्क उसके देता था और उसके बाद में ही वैज्ञानिकता का अंश जब उसमें आ जाता था कि क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सब का उत्तर उसे मिल जाता था, तभी वो किसी सिद्धांत की रचना करता था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और ये प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पर? मैसिडोनिया में। कि मैसिडोनिया में इनका जन्म 384 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता मैसिडोनिया के राजा थे और जो सिकंदर महान था उसके दादा थे। तो यानी कि अरस्तु एक बहुत ही शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और इसीलिए कई कहानियां इनके बारे में प्रचलित है कि इन्होंने अपनी जो इतनी अधिक धन संपत्ति को इन्होंने जो देखा, उस धन संपत्ति का इन्होंने मिसयूज किया और इसीलिए इनकी जवानी पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त रही। लेकिन धीरे धीरे जब इनको समझ में आने लगा तो कहीं ना कहीं से कई जगह धक्के खाने के बाद, कई जगह गिरने पड़ने के बाद ये प्लेटो के पास पहुंचे और प्लेटो के फिर ये शिष्य बन गए और वहीं पर प्लेटो के पूर्ण निर्देशन और नियंत्रण में ही इन्होंने अपने आगे की जिंदगी बिताई और वो जिंदगी इनकी पहचान बना पाई। तो अरस्तु भी काफी महान व्यक्तित्व के धनी थे और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था पॉलिटिक्स। अरस्तु की पुस्तक का नाम था रिपब्लिक और प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स। पुस्तकें दोनों ने कई कई सारी लिखी हैं। प्लेटो ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और उसमें से सबसे प्रमुख है रिपब्लिक। और अरस्तु ने भी कई सारे ज्ञानकोश इनके हैं और वो ज्ञानकोश वैज्ञानिकता का प्रमाण देते हैं और उन ज्ञानकोशों में से पॉलिटिक्स इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये था अरस्तु का सामान्य परिचय कि इनका जन्म 384 ईस्वी में हुआ था मैसिडोनिया में। ये प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है और ये प्लेटो के शिष्य थे। हमारे लिए इतना ही जानना काफी है। अब हम अरस्तु के विचारों को पढ़ेंगे। जैसा हमने प्लेटो के विचार सिद्धांत पढ़े थे, सबसे पहले न्याय का सिद्धांत पढ़ा था, तो हम अरस्तु के सिद्धांतों में
आज नागरिकता संबंधी विचार उसके पढ़ने जा रहे हैं कि अरस्तु की नजरों में नागरिकता क्या होती है। यदि हम वर्तमान में शब्द को खोजते हैं तो ये क्या है, आप सब लोग परिचित हैं कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में यदि हमने जन्म लिया है तो हम उस देश के नागरिक हैं और यही नागरिकता कहलाती है कि वी आर इंडियन। ये आप सबको मालूम है। मतलब जो भी व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है वही उसकी नागरिकता बन जाती है, ऐसा वर्तमान में है। लेकिन अरस्तु इस बात से संतुष्ट नहीं था और उसने बताया था कि जो नागरिकता है वो ना तो जन्म लेने से और ना ही किसी नागरिक का उस देश में रहता है उसकी संतान होने से प्राप्त होती है। तो नागरिकता कई सारे वजह से उसने पहले नागरिकता पर निषेध बातें बताई कि ये व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकता, ये व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। और बहुत सारी चीज़ें उसने जो व्यवहारिक है वो उसने बताई कि जैसे कि प्लेटो ने भी बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, उसमें उसने भी पहले निषेधात्मक चीज़ों को का वर्णन किया और उस समय जो प्रचलित विचारधाराएं थी उनका वर्णन देने के बाद अपनी विचारधारा का बाद में उसने प्रसारित की। उसी प्रकार से अरस्तु ने भी ऐसे ही बात की कि पहले निषेध रूप में उसने बताया कि कौन कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। तो प्लेटो के नागरिकता संबंधी सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में अरस्तु ने कहा है कि राज्य नागरिकों का समूह है, लेकिन ये नागरिक है कौन। अरस्तु ने निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि केवल निवास करने से ही व्यक्ति नागरिक नहीं होता, कि यदि हम उस जगह निवास कर रहे हैं तो वो नागरिक नहीं है अरस्तु की नज़रों में, कि केवल निवास करने से ही व्यक्ति नागरिक नहीं होता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। दूसरा जो उसने बताया उसने निषेधात्मक दृष्टिकोण वो ये था कि अभियोग चलाने के अधिकार से भी नागरिकता प्रदान नहीं करता वो, कि अभियोग चलाने का अधिकार से भी हम नागरिक नहीं हो जाते, क्योंकि यह अधिकार भी विदेशियों को संधि द्वारा प्राप्त हो सकती है। तीसरी बात वो कहता है कि जिनकी नागरिकता छीन ली गई है या जिन्हें देश निकाला मिल चुका है वह भी नागरिक नहीं है। किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक के संतान होने पर भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में ठीक हो सकते हैं, किंतु नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर यह लागू नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अरस्तु ने जन्म लेने से, किसी नागरिक की संतान होने से, अभियोग चलाए जाने से और किसी भी व्यक्ति के निवास करने के स्थान को नागरिकता प्रदान नहीं की है। कि ये सारी बातें हो सकता है वो व्यक्ति दास हो सकता है वो व्यक्ति कोई विदेशी हो सकता है कि वो व्यक्ति जन्म से वहाँ रह रहा है लेकिन उसमें नागरिक बनने की शक्ति नहीं है। तो इन सब बातों को वो निषेध रूप में बताता है और नागरिकता के लिए निषेध करता है कि वो व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं होता, वरन व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता इन सब से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः अरस्तु ने कहा अपनी कोटेशन के द्वारा कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि राज्य नागरिकों के मेल से बनता है। अतः नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के
नागरिक प्रशासन के कार्य में अथवा सभा के सदस्य के रूप में विधि निर्माण के कार्य में भाग लेता है अथवा इन दोनों कार्यों को करता है। परंतु अरस्तु का नागरिक वर्तमान नागरिक की भांति केवल मतदाता ही नहीं है। देखिए अरस्तु की सोच को कि अरस्तु ने उस समय जैसे आज के वर्तमान जीवन में एक नागरिक वो केवल मतदाता ही होता है, उसे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मतदान करता है। तो वह केवल मतदाता ही नहीं वरन शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला, कम से कम शासक व शासित बनने वाला तथा कानून निर्माण व न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति होता है। तो अरस्तु ने नागरिक किसे कहा कि जो व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदार हो, सक्रिय रूप से जो उसमें भाग लेता हो, वही व्यक्ति नागरिक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ना जन्म, ना निवास स्थान, ना किसी की नागरिक की संतान होने पर और ना ही मुकदमा चलाने या कानूनी अधिकार से कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है। नागरिकता की एक ही पहचान है कि वह व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से शामिल हो। ऐसा अरस्तु का मानना था और इन्हीं विचारों को वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति में शासक और शासित दोनों होने के गुण होने चाहिए। कि शासक वर्ग का व्यक्ति, जैसा प्लेटो ने बताया था कि बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए, तो वो तो हो ही, लेकिन शासक होने के साथ साथ शासित होने के गुण भी उसमें मौजूद होने चाहिए। शासित होने का अर्थ ये है कि हम उस कानूनी व्यवस्था में सक्रिय रूप से भागीदार बने कि कौन सा कानून किस लिए बनाया गया है और किस कानून को बनाने से हमारे को या सामान्य जीवन में हमारे क्या परिवर्तन आया है। तो ये सारी की सारी बातें अरस्तु के द्वारा बताई गई थी, जो नागरिकता संबंधी विचारों की अयोग्यताओं को या उसकी सामान्य बातें जो निषेधात्मक रूप में थी उसे बताती है। अगला जो हेडिंग है वो है नागरिकता की विशेषता, गुण या लक्षण। तो ये सब तो नागरिक नहीं है, तो फिर है कौन, उसकी योग्यताएं क्या है, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नागरिक बनने के काबिल है अरस्तु की नजरों में। तो उसे अब हम पढ़ते हैं कि विशेषताएं, आवश्यक गुण या योग्यताएं नागरिक की क्या है, उसे पढ़ते हैं। नंबर 1 है वह अत्यधिक बुद्धि व नैतिक शक्ति से पूर्ण होना चाहिए। उसमें बुद्धि हो प्रखर रूप में और नैतिक शक्ति भी उसमें पूर्ण रूप से मौजूद हो। दूसरी बात वह कहता है कि व्यक्ति में शासन करने की योग्यता के साथ साथ शासित होने का गुण भी होना चाहिए। कि शासक तो वो बन सकता है बुद्धि के व्यवहार से, कि बुद्धि की प्रखरता के कारण वो शासक बन सकता है, लेकिन शासित होने का भी उसमें गुण होना चाहिए। और तीसरी बात है कि व्यक्ति द्वारा यह गुण केवल उस स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है जब उसके पास अवकाश हो। अवकाश का सामान्य अर्थ क्या होता है, छुट्टी से होता है, लेकिन अरस्तु के द्वारा जो अवकाश शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ छुट्टी से कदापि नहीं है, बल्कि उस समय व शक्तियों से परिपूर्ण जीविकोपार्जन के कार्यों में रत रहने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजनीतिक कार्यों में अपने आप को जो साध्य समझता हो, जो सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों का संपादन कर सकता हो, जिसके पास पूर्ण कार्य करने की क्षमता हो, वही व्यक्ति क्या है, नागरिक बन सकता है। अगली बात है नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है। कि वह व्यक्ति जिसका जन्म उस राज्य में हुआ है, लेकिन यदि वो संपत्तिहीन है तो वो व्यक्ति क्या होगा, नागरिक नहीं कहलाएगा। अगला है सद्गुण होना आवश्यक है।
कि वह व्यक्ति सद्गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। और अगला है अंतिम, राज्य के कार्यों में रुचि रखने वाले को ही नागरिक बनाया जाएगा। तो वह व्यक्ति बुद्धि से प्रखर हो, उसमें नैतिकता का पूर्ण रूप से ज्ञान हो, वह व्यक्ति जिसके पास अवकाश हो, अवकाश का छुट्टी नहीं है बल्कि वो समय है जिसमें वो राजकीय कार्यों में पूर्ण रूप से सहभागी बन सके। अवकाश का छुट्टी होता है, लेकिन यहाँ पर अरस्तु ने उसे छुट्टी नहीं कहा कि वह व्यक्ति जो दिन रात अपने भोजन के लिए या जीविकोपार्जन की जो व्यवस्थाएं है उसमें यदि अपनी शक्ति लगाता रहेगा तो उसके पास राजनीतिक कार्यों को करने का समय कहाँ से मिलेगा। इसलिए उसने समय को, कि हमारे पास अतिरिक्त समय होना चाहिए इन सब की व्यवस्थाओं के अलावा, तो हम वही व्यक्ति क्या होगा, सक्रिय होगा, और उसे ही उसने नागरिक कहा है। अगली बात इसने जो समझाई कि वो ये थी कि शासक बनना ही बुद्धि की का प्रमाण नहीं है, बल्कि शासित होना भी एक बुद्धि की प्राथमिकता का ही आधार है। तो व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए। अगला उसने बताया कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सद्गुणी होना चाहिए, और सद्गुणी का अर्थ ये है कि वह व्यक्ति नीति से और बुद्धि से पूर्ण रूप से उच्च हो, चरित्र से, बुद्धि से, शासक वर्ग के जो भी गुण हो उसमें हो सकते हैं, वो सभी गुणों में वह उच्च स्थान रखता हो। और उसके अलावा जो अरस्तु ने मुख्य रूप से बात कही है कि वह राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदार हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात उसने यही की कि जो व्यक्ति गरीब है, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, संपत्ति से हीन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। ये उसने बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है वह व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। अरस्तु ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, और वो थी कि वर्तमान में जो व्यक्ति है जिन्हें ना राजनीति का ज्ञान है और ना ही किसी राजनीतिक व्यवहार को वो अच्छे से समझता है, लेकिन वो सिर्फ मतदाता है, मत देता है यस और नो में, उसे समझ में नहीं आता है, और वो यस और नो हो सकता है किसी दबाव के कारण दिया हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वो किस कारण से प्रेरित होकर उस व्यक्ति को मत दे रहा है, ये उसका स्वयं का निर्णय है या किसी और कारण से वो उसको मत दे रहा है। तो आज का जो नागरिक है वो केवल मतदाता है। सभी के सभी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता नहीं दिखाते हैं। तो अरस्तु ने उन सभी को क्या कहा कि वो सब नागरिक नहीं है। तो कौन है ये सब व्यक्ति? फिर कौन है कि जो उसमें गुण होने चाहिए, वो तो सब उसने बता दिए कि ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। तो अयोग्य व्यक्ति कौन है जो नागरिक नहीं हो सकते, या कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं जो उसे नागरिक होने से रोकती हैं। तो अरस्तु ने नागरिकों के लिए निम्न अयोग्यताएं बताई हैं, और कुछ श्रेणियों के ही व्यक्तियों को ही नागरिकता से वंचित रखने के वह पक्ष में था। तो उसने पहली बात बताई है अयोग्यताओं में कि वह संपत्तिहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि विकसित गुणों का अभाव राज कार्यों में अरुचि बनाएगा। कि जो व्यक्ति संपत्तिहीन है तो उसके पास विकसित गुणों का अभाव होगा, और अभाव के कारण वह राजकीय कार्यों में अरुचि रखेगा, जिससे राज्य के प्रबंध का अनुभव उसे सुख नहीं दुख देगा, और वह स्वयं को दुखद महसूस करेगा। दूसरी अयोग्यता है कि दास वर्ग के व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल सजीव श्रेणी की में गिनती तो उनकी आती है, लेकिन अधिक शारीरिक श्रम करने के कारण उनमें विवेक का अभाव होता है, और वह उन्हें अवकाश भी प्राप्त नहीं होता। तीसरा अयोग्यता उसने बताई है कि श्रमिक वर्ग, कारीगर, शिल्पी आदि नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि वह धन,
व शिक्षा की दृष्टि से हीन होते हैं वह उन्हें अवकाश प्राप्त नहीं होता। तो अरस्तु ने 3 मुख्य बातें की। संपत्ति से हीन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, दास वर्ग का व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति श्रमिक हैं, कारीगर हैं, शिल्पी हैं, इन व्यक्तियों को भी वो नागरिकता से वंचित करता है। क्यों करता है? कि इन सब के पास धन और विवेक और अवकाश तीनों की कमी होती है। इसके बाद हम देखते हैं तो अरस्तु कहता है कि बूढ़े व्यक्तियों को और स्त्रियों को और बच्चों को, इन सबको वो भी नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि इन सब के पास भी अवकाश नहीं होता और ना ही इन्हें राजनीतिक ज्ञान होता है। तो अरस्तु स्त्रियों तथा बच्चों को भी नागरिकता प्रदान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे बौद्धिक दृष्टि से हीन होते हैं, ऐसा अरस्तु का मानना था। राज्य से निकाले गए मताधिकार भी से वंचित व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकता। संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक उपाय जैसे सूदखोर आदि को भी वह नागरिकता प्रदान नहीं करता। वह वृद्ध जनों को भी नागरिकता प्रदान नहीं करता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने नागरिकता के क्षेत्र में जो चयन किया है नागरिकों का, वो बहुत ही कम लोग हैं जो नागरिकता के काबिल हैं। जैसा अरस्तु के विचार थे कि कैसा होना चाहिए, संपन्न घर का होना चाहिए, उसके पास समय होना चाहिए, वो बुद्धि और नैतिक दृष्टि से उच्च होना चाहिए, स्त्रियों को, बच्चों को और बूढ़ों को, क्योंकि इनमें बौद्धिक शक्ति और शारीरिक शक्ति बहुत ही कम होती है, इसलिए वो भी नागरिक बनने के योग्य नहीं होते। तो इस तरीके से हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में उसके द्वारा बताई गई योग्यताएं और अयोग्यताओं के बारे में ज्ञान हासिल किया है।